ये वाले एक्सप्रेशन, ये हरकतें और भाइयों के साथ बदसलूकी, भाई यार ये मुझे बेबी फेस वाला ट्राइबल चीफ तो लगा नहीं। और रोमन रेंज की ये हरकतें देख के अब ब्रॉक लेसनर से सवाल मैं यही पूछूंगा कि भाई आपका खून कब खोलेगा। Okay, hello chatters. My name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को। और पता नहीं कितने टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा है कि वो जो सारे पटाखे होने चाहिए हर कुछ देर में मंडे नाइट रॉ में, वो आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने अच्छे तरीके से डिलीवर किए। इसलिए आज हम शो को रेट भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग होती है वो होती है ब्रॉक लेसनर के साथ में, पॉल हेमन के साथ में वो थे। और बहुत अच्छा लगा देख के कि ब्रॉक लेसनर ने अब एक नई टी शर्ट पहनी हुई है, वरना वही उनका बीस्ट वाला लोगो देख देख के भाई ऐसा लग रहा था कि कुछ फ्रेश नहीं हो रहा। सिर्फ एक टी शर्ट पहनना जो बहुत छोटी सी चीज होती है, लेकिन ऐसा लग रहा था देख के कि कुछ नया अब यहाँ पे अलग है, ये एक अलग स्टोरी है। और वो जो टी शर्ट पहन के आए थे ब्रॉक लेसनर, उसमें लिखा भी हुआ था FAF5, जो कि पिछले हफ्ते बोला था ब्रॉक लेसनर के बारे में पॉल हेमन ने उनको बुलाने के लिए। अब ये रिंग में आते हैं, वही ब्रॉक लेसनर का बिल्कुल एकदम ताज़ा, एकदम चेहरा एकदम फ्रेश नजर आ रहा है। उसके बाद उन्होंने रिंग का पूरा चक्कर काटा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब ये बिल्कुल वो वाले टाइम की याद दिला रहा था जब ब्रॉक लेसनर के पास में यूनिवर्सल चैंपियनशिप थी। वो वाला टाइम जब ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन साथ में थे, उन्होंने अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ा था। तो हर एक ओपोनेंट के लिए बिल्कुल ऐसे निकल के आते थे, शो की ओपनिंग में निकल के आते थे दोनों ही बंदे। अब इसके बाद वो रिंग में आते हैं तो वहां पे लोग ओबा ओबा वाले जो चैंट है वो करने शुरू कर देते हैं। और उसके बाद फिर लेडीज एंड जेंटलमैन करके उन्होंने बोला कि मैं एडवोकेट हूँ। उन्होंने जो 36 तरीके के अचीवमेंट्स हैं ब्रॉक लेसनर की, उनको गिनाना शुरू किया। और ये भी बोला द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया। अब कोई भी आके बोल तो देता है कि हम मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया है। अब मुझे आई थिंक ये वाला सेंटेंस यहाँ तो यूज नहीं करना चाहिए कोई भी आके, क्योंकि ये कोई भी नहीं है। लेकिन पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू कंफ्यूज सही रखती है हमेशा कि हर कोई बोल रहा होता है कि मैं मेन इवेंट हूँ, मैं मेन इवेंट हूँ। इसके बाद ओबा के वहां पे जब और ज्यादा चैंट लगने शुरू हो गए तो पॉल हेमन ने बताया कि देखो तुम इस समय ब्रॉक लेसनर को चिढ़ा रहे हो, जो कि सही नहीं है। और लास्ट वीक जो हुआ अगर उसके बारे में ऑनेस्टली बात करी जाए तो ब्रॉक लेसनर ने उन सारे मास्क वाले बंदों को फोड़ा। 20 से वो ज्यादा लोग थे, किसी को सुप्लेक्स मारा, किसी को F5 मारा। और उस टाइम पर जब डिस्ट्रैक्ट हुए ब्रॉक लेसनर सेथ रॉलिंस से, ये जो ओवर हाइप्ड तुम्हारा आदमी है, वॉनाबी जो रूलर है, उसने एडवांटेज लिया। यानी पॉल हेमन ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो ब्रॉक लेसनर की कुटाई हो गई ना लास्ट वीक, वो ओबा फेमी ने खुद के दम पे कुछ नहीं किया है, वो उन्हें एडवांटेज मिला। इस वजह से वो द बीस्ट इनकार्नेट के सामने ऐसा कर पाए। उसके बाद वो कहता है कि कितनी बार मैं थक चुका हूं ये वाला नैरेटिव सुन के कि ये नेक्स्ट बिग थिंग है, नेक्स्ट बिग थिंग है, ये कॉन्करर का भी कॉन्करर है। ब्रॉक लेसनर जब इस टाइम जब वो बोल रहे होते ना कि उन्होंने स्ट्रीक तोड़ी, तो उस टाइम पे ब्रॉक लेसनर को भी देखना, अपनी हैट को उतार के उन्होंने वो हैट्स ऑफ भी किया। तो ये वाली ब्रॉक लेसनर की वाइब भी बहुत अच्छी लगती है कि बंदा अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट है कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके अराउंड क्या चल रहा है। उसके बाद फिर वो अंडरटेकर की बात करता है कि वो भी बदला नहीं ले पाया। अब यहाँ पे उन्होंने नेम ड्रॉप करने शुरू किया और देखो क्या क्या नेम्स थे यहाँ पे। सबसे पहले उन्होंने गोल्डबर्ग का नाम लिया, उसके बाद उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन का नाम लिया, जो कि मुझे लगा थोड़ा सा शॉकिंग, थोड़ा सा ही शॉकिंग लगा कि अच्छा ब्रॉन स्ट्रोमैन कंपनी में है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको मेंशन किया जा रहा है। फिर यहाँ पे डीन एम्ब्रोस का नेम लिया जाता है भाई, तो मतलब वो उस पर फिर रिएक्शन भी आता है, क्योंकि इस तरीके से खुलेआम बिल्कुल हम ऐसे नाम लेते हुए सुनते नहीं है। इससे पहले भी लिया गया है लेकिन इतना नहीं होता ये कॉमन जैसा जितनी कैजुअली पॉल हेमन ने यहाँ पे बोल दिया। एजे स्टाइल्स का नाम लेते हैं, बॉबी लेस्ली का नाम लेते हैं, जॉन सीना का नाम लेते हैं, कि हर किसी ने कोशिश करी, किसी से कुछ नहीं हो पाया। और यही चीज ओबा फेमी के साथ भी होने वाली है। ओबा फेमी भी ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि रेसलमेनिया में वो जाएगा, वो F5 खाएगा और वो कॉन्कर होगा फिर किससे, ब्रॉक लेसनर से। उसके बाद लाइट्स ऑफ होती हैं। भाई ये जो प्रेजेंटेशन है ना ओबा फेमी की आने से पहले, कि माहौल सेट करना पहले कि अब कोई तगड़ा दमदार बंदा निकल के आ रहा है, वो देखने में बहुत ज्यादा कूल लगता है। उसके बाद ओबा फेमी की एंट्रेंस होती है और उसके बाद वो जो सीक्वेंस में क्राउड चैंट करता है ओबा फेमी के आने के लिए, भाई वो कुछ अलग ही रिएक्शन है। जैसे सेथ रॉलिंस का म्यूजिक जब हमने नया नया ऐसे सुना था, वो क्राउड का रिएक्ट करना अलग फील होता है। एक तो होता है सिर्फ चैंट करना, एक होता है कि सेथ रॉलिंस के म्यूजिक टाइप का, फिर एक उसमें एक नई कैटेगरी मुझे लग रहा है ये और ऐसी टाइप की भी है, वो जो ऐसे चैंट लग रहे होते हैं कि कोई ओबा ओबा बोल रहा था फिर बीच में हु करके भी क्राउड बोल रहा होता है, वो बहुत मस्त लगता है सुनने में। और उसके बाद पॉल हेमन को पता चल गया भाई अब यहाँ पे ये भारी भुजाओं वाले लोग हैं, ये कुछ ना कुछ आतंक मचाने वाले हैं। बंदा वहां से सरक लेता है और रिंग में फेस टू फेस खड़े होते हैं ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी। और उस मूवमेंट पे वो जो एक एटमॉस्फेयर में चीज है ना, वो वहां का क्राउड भी फील कर सकता था और उसे लाइव देखते हुए आप भी फील कर सकते थे। कुछ तो डिफरेंट फील हर बार ही होता है जब भी ओबा फेमी ब्रॉक लेसनर आमने सामने खड़े होते हैं। अब इसके बाद ब्रॉक लेसनर ने इस बार पहला मूव किया, उन्होंने किक करी और उसके बाद वो F5 करने के लिए उठाते हैं और बड़े ही आराम से ब्रॉक लेसनर ने ओबा फेमी को उठा भी लिया। मतलब ये तो जग जाहिर है कि ब्रॉक लेसनर में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। लेकिन हुआ यहाँ पे कुछ उल्टा इस बार भी, क्योंकि ओबा फेमी फिर उतर जाते हैं, मतलब F5 हिट नहीं कर पाए और
उन्होंने जबरदस्त तरीके से क्लोज लाइन मार के बाहर कर दिया ब्रॉक लेसनर को। और जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर गिरा, जिस तरीके से एफर्टलेसली ओबाफेमी ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और जो सेलिंग करी है ब्रॉक लेसनर ने, वो एकदम परफेक्ट है। एक मेरी कंप्लेन यहाँ पे ये रहेगी भाई सिर्फ इतनी सी कि मैं चाह रहा था इस हफ्ते कि ब्रॉक लेसनर काउंटर करें, ब्रॉक लेसनर को इस बार अपर हैंड मिले, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा ऑल आउट जाने की तरफ देख रही है ओबाफेमी के लिए। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला कि हर बार ही ओबाफेमी ऐसा करेंगे, जैसे नेक्स्ट वीक भी ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं, तो अब ऐसा नहीं होने वाला कि हर बार ही ओबाफेमी को ही ऊपर चढ़ के दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे करके आप एक मैच को बिल्ड नहीं करते, उसको थोड़ा अलग तरीके से आपको करना होता है। लेकिन ब्रॉक लेसनर उसके बाद बाहर गिर जाते हैं, थोड़ा सा बंदा गुस्से में भी था और उन्होंने एक लाइन भी बोली, यू एंड दैट लकी बॉय। शायद वो ये बोलना चाह रहे थे कि तू वो बंदा नहीं होने वाला जो कि मेरी जगह लेने वाला है, या तू मेरे सामने टिकने नहीं वाला। पॉल हेमन बहुत ज़्यादा रोकते भी हैं ब्रॉक लेसनर को, लेकिन लास्ट में जाते जाते एक स्माइल भी थी ब्रॉक लेसनर के फेस के ऊपर कि जैसे हाँ ठीक है, तो ये तो मैं देख लूँगा, ऐसे वाली वो स्माइल थी। लेकिन अभी वो स्माइल उतनी जची नहीं है, क्योंकि लगातार 2 हफ्तों से जो तोड़ा फोड़ी है वो ब्रॉक लेसनर के साथ हुई है, वो ओबाफेमी के साथ नहीं हुई है। और आई होप अब यहाँ पे जब ब्रॉक लेसनर अब फाइट बैक करें नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में, जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन से मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है, तो वहाँ पे हमको कुछ और बढ़िया चीज़ दिखे। वैसे बहुत ज़्यादा भी कुछ मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आई थिंक बस एक चीज़ ये थी कि ब्रॉक लेसनर को भी कुछ ऐसे ये रिटेलिएट करते हुए दिखाते, लेकिन अभी ये शायद ओबाफेमी के साथ ही गए, तो वो छोटी सी एक चीज़ थी। बाकी इस सेगमेंट से, इस मूवमेंट से, इस बिल्ड से, इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं कंप्लेन करने नहीं वाला, क्योंकि देख के बहुत मज़ा आ रहा है। स्पेशली जब ब्रॉक लेसनर और ओबाफेमी दोनों साथ में रिंग में होते हैं, तो कुछ तो स्पेशल है जो कि आप उस समय लाइव उसको देखते हुए फील कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमको मैच दिखता है ऊसोस वर्सेस विजन के बीच में। सिंपल सी कहानी है इस मैच में, एले नाइट यहाँ पे आ जाते हैं, वो ब्रास नक्स के साथ वो मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारा खेल उल्टा ही पड़ जाता है और जे ऊसो ने ही डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया वो ब्रास नकल्स का यूज करके, जिसके बाद वो ऑस्टिन थ्योरी को भी मार देते हैं, लोगन पॉल को भी मार देते हैं। और मैं ये सोच रहा था उस टाइम पे पॉल हेमन कहाँ पे है, मतलब पॉल हेमन को देख के तो ऐसा लगा कि अब तो मेरे पास ब्रॉक लेसनर है भैया, मुझे तुम लोगों की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी स्टोरी लाइन में क्यों घुसूंगा। वो वहां पे देख के ऐसा फील, जबकि ऐसा है नहीं, लेकिन वो देख के वैसा फील हो रहा था, जो कि फनी है। और एले नाइट ने जैसे कि बोला भी था कि मैं ऊसोस तुम्हारी मदद करूंगा पूरी पूरी, अगर बात विजन की है। तो उसके बाद बैक स्टेज का सेगमेंट भी होता है, जहाँ पे ऊसोस एक तरीके से थैंक यू बोल रहे होते हैं उनको। तो एले नाइट कहते हैं कि मतलब जिस तरीके से जे ऊसो बात कर रहे होते हैं, तो जे ऊसो को उन्होंने बोल दिया कि भाई तू रोमन की तरह साउंड कर रहा है, तो उधर टामा टोंगा सोलो को बोल रहा है, यहाँ पे एले नाइट बोल रहा है जे ऊसो को। जिसके बाद फिर जिमी ऊसो ने भी एक तरीके से धमकी सी दे दी कि ये सब कुछ ठीक है, ये फैमिली के बारे में मत बोला कर। तो आई थिंक इस बात को बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, एले नाइट साथ है, लेकिन वो तभी है जब विजन के अगेंस्ट जा रहे हैं ये दोनों बंदे। वैसे एले नाइट का ब्लड लाइन से या इनकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक प्रोमो सेगमेंट, और भाई एक स्मैकडाउन में लेवल है जेड कारगिल और ये रिया रिप्ली का जो चल रहा है, और एक दूसरा यहाँ पे लेवल है एजे ली। मेरे इस फोन की स्क्रीन से भी ऊपर चला जाएगा ये, जो एजे ली और बेकी लिंच कर रही है इस समय। सबसे पहले निकल के आती है बेकी लिंच और वो बोलती है कि मैंने सिर्फ 10 महीनों के लिए ऑफ लिया था, इस बंदी ने 10 साल के लिए ऑफ लिया था, तुम लोग इसके लिए चीयर करते हो, तुम लोग मेरे से थक गए थे ना वर्ल्ड चैंपियनशिप्स को जीतते हुए, मैंने ब्रेक लिया, मैं वापस आई, लेकिन मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप को टारगेट नहीं किया, मैंने इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को कैसे सबसे इंटरेस्टिंग टाइटल बना दिया, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। और भाई क्या लाइन बोली यार बेकी लिंच ने, एक वो डीवास एरा जो कि एजे ली ने रूल किया था उसकी बात करती कि कैसे उसने इस एरा को मास्टर किया, लेकिन मैंने उसका किया, क्योंकि आई थिंक ये वाला वर्ड मुझे बीप कर देना चाहिए यहाँ पे, लेकिन आप लोग समझ जाना है कि मैंने कि यहाँ पे क्या उन्होंने क्या बोला होगा। तो उसके बाद ना फिर मतलब ये जो उन्होंने मतलब सेंटेंस, मुझे लग रहा है सेथ रॉलिंस का भी इफेक्ट हो सकता है या जो भी है, या बेकी लिंच अपने आप में है ही द मैन। तो ये बहुत उनकी मस्त लाइन की डिलीवरी थी। उसके बाद एजे ली आती है और जैसे ही एजे ली आई भाई बेकी लिंच की बातें सिर्फ बड़ी बड़ी थी, उसके बाद वो वहाँ से भग जाती हैं और एजे ली आकर यही बोलती है कि क्या क्या तू एम्बेरस नहीं होना चाहती दोबारा, चल मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से एम्बेरस कर दूँ तुझे। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं तेरी फेवरेट रेसलर हूँ, तेरी बेटी की मैं फेवरेट रेसलर हूं और तुझे जो चाहिए वो दे देते हैं। एजे ली वर्सेस बेकी लिंच एट रेसलमेनिया फॉर द विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। बेकी लिंच को ऐसा लगा कि उन्होंने फंसा लिया है अब एजे ली को, कहती है कि रेसलमेनिया मेरा डोमेन है, तू रॉ में भले ही कुछ कर ले लेकिन रेसलमेनिया में तू मेरे सामने नहीं टिक सकती है। और लास्ट टाइम याद है जब तूने रेसलमेनिया में कंपीट किया था, उसके नेक्स्ट डे तुझे तेरा रेजिग्नेशन लेटर मिला था कंपनी से, तो वो थोड़ा यहाँ पे पर्सनल भी होती हैं और कहती हैं इस बार मैं तुझे हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी और तू हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाएगी। तो ये जो एजे ली और बेकी लिंच ने आज काम किया है, स्मैकडाउन के राइटर्स को, स्मैकडाउन के प्रोड्यूसर्स को, स्मैकडाउन के क्रिएटिव लोगों को सीखना चाहिए कि
कैसे आप स्टोरी को बनाते हो। मतलब ये एक सेम आपका बिल्कुल लाइव एग्जांपल है। अभी स्मैकडाउन में हमने देखा और अब हम मंडे नाइट रॉ में देख रहे हैं, तो ये होता है डिफरेंस। और वो आप अप्रिशिएट करते हो, जो चीज़ बुरी है वो बुरी ही होगी, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी ही होगी। इसके बाद नेक्स्ट शो पर मैच आता है ग्रेसन वॉलर वर्सेस जिवॉन के बीच में। मेरे ख्याल से जिवॉन को जिस तरीके से अब तक बुक कर लेना चाहिए था मेन रोस्टर में, डब्ल्यूडब्ल्यू ने वैसा किया नहीं है। अभी भी स्टिल ऐसा लग रहा है कि वो स्टक है, अपना ओजी कटर लगा के वो इस मैच को जीत जाते हैं। और ये मंडे नाइट रॉ की एक ऐसी चीज़ मुझे लगी, कुछ मतलब उन चीज़ों में से एक चीज़ ऐसी लगी जो कि मुझे लगा कि नहीं, ये तो मेरे मतलब की बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि यूजुअली रॉ जब बेकार है तो उसमें सारी इस टाइप की चीज़ें, लेकिन आज रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसी चीज़ों की बहुत कमी रखी, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद बैक स्टेज से एडम पियर्स और पॉल हेमन का सेगमेंट था। पॉल हेमन कहते हैं नेक्स्ट वीक मेडिसन स्क्वायर गार्डन के लिए मैच बनाना है, और वो कहते हैं ऊसोज अपने टाइटल्स डिफेंड करेंगे विजन के अगेंस्ट में, और ये एक स्ट्रीट फाइट मैच होगा। तो एडम पियर्स कहते हैं ठीक है, कंसिडर मैं करूंगा। वो कहते हैं कंसिडर करूंगा। तो फिर पॉल हेमन को रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, इससे ज़्यादा मुंहजोरी करने की जरूरत नहीं है। और वैसे अगले हफ्ते के लिए इनका जो मैच है वो एडवर्टाइज हो गया है। और इसके बाद एडम पियर्स कहते हैं कि अब तुम्हें रिंग में जाके एड्रेस करना है सेथ रॉलिंस वाली सिचुएशन को। और यहाँ से नेक्स्ट आता है पॉल हेमन का सेगमेंट। और ऐसी चीज़ों के लिए ही मैंने पॉल हेमन का नाम कलाकार आदमी रखा है। मुझे लगता है कि जो पॉल हेमन की पूरी पोटेंशियल है वो अच्छी तरीके से यूज ही नहीं हो पा रही इस पॉइंट पे। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू पूरा उनसे निकलवा नहीं पा रही। भाई पॉल हेमन जब रिंग में होता है ना, वो उतना ही इंटरेस्टिंग होता है जैसे रोमन रेंस को आपको देख के लगता है, जैसे ब्रॉक लेसनर को देख के लगता है, जैसे आपको अंडरटेकर को देख के, ये जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स को देख के लगता है। क्योंकि वो जिस भी स्टोरी के अराउंड होता है वो स्टोरी ही इतनी इंटरेस्टिंग होती है। और आज पॉल हेमन ने उस चीज़ को प्रूव किया कि इतने टाइम से क्यों वो डब्ल्यूडब्ल्यू में हैं और क्यों उनको बेस्ट मैनेजर बोलते हैं, कैसे उनका एक मास्टरमाइंड उनको बोलते हैं। पॉल हेमन आते हैं और वो कहते हैं कि पहले तो सबसे पहले वो हेजिटेशन में भी लग रहे थे, और सीधा बोलते हैं कि देखो आज की जो मेरी रात है ऑलरेडी बहुत बेकार चल रही है। देयर इज नो वन लेफ्ट बिहाइंड, देयर इज नो वन लेफ्ट जिसके पीछे मैं छुप सकूं। यानी उन्होंने सीधा ही बोल दिया भाई मेरे पास कोई बंदा ही नहीं है इस समय जिसके ऐसे कंधों पे मैं रख के गोली चला सकूं। कहते हैं ब्रॉनसन रीड है नहीं, ब्रॉन ब्रेकर अभी आ नहीं पाएगा, ब्रॉक लेसनर इतना पेस ऑफ है कि वो बिल्डिंग छोड़ के ही जा चुका है, लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्री का तो वैसे ही बाजा बजा पड़ा। कहते हैं इट्स जस्ट मी, और मेरे पास एक स्टॉकर है जिसका नाम है सेथ फ्रिकन रॉलिंस। और उसके बाद वो बात करते हैं कि न्यूज़ फ्लैश, मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसको बहुत ज़्यादा लिमिट्स तक पुश किया गया, और सेथ रॉलिंस भी सेम फील करता है, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू इज नॉट बिग इनफ फॉर बोथ ऑफ अस। और ये लाइन सुन के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पॉल हेमन सिंगल्स मैच करना चाहते हैं सेथ रॉलिंस के साथ। कहते हैं कि नहीं नहीं, ये कोई चैलेंज नहीं है सेथ रॉलिंस के लिए, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि अब सेथ रॉलिंस आए और ठीक है देखते हैं क्या मतलब इन्होंने बिल्ड ऐसा बना दिया था पॉल हेमन ने अपनी बातों से कि पूरा देख के लग रहा था करने क्या वाले हैं भाई आज ये। और वैसे भी सेथ रॉलिंस मेडिकली क्लियर नहीं है, तो ये भी था कि अच्छा वो भी आधा अधूरा बंदा और ये तो है ही खत्म बंदा, तो ये अभी लड़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं यहाँ पे। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं डरता हूं तो हाँ मैं डरता हूं, लेकिन कभी कभी एक मर्द को मर्द बनना पड़ता है, कुछ इस तरीके से बोलना चाह रहे थे पॉल हेमन। और फिर निकल के आते हैं सेथ रॉलिंस, मास्क उन्होंने पहना हुआ था, मास्क वो हटाते हैं। फनी मुझे लगता है कि हर बार ही लोग उसके ऊपर रिएक्ट कर देते हैं, पता है उसके अंदर सेथ रॉलिंस ही है। तो फिर उसके बाद जो है पॉल हेमन कहता है चल भाई अंदर निकल के आ, लेकिन उतने में पुलिस आ जाती है और वहाँ पे रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स हैं कि ऐसे मार नहीं सकते वो उनको। लेकिन फिर पॉल हेमन टीज करना शुरू करते हैं बहुत ही गंदे तरीके से सेथ रॉलिंस को। कहते हैं कि अब इसके बाद तू जेल चला जाएगा, तेरी बीवी जो है तुझे तलाक दे देगी, और तलाक देने के बाद वो हाफ ऑफ द लॉकर रूम से पता नहीं शादी कर लेगी, उसके बाद तेरी बच्ची का कुछ नहीं होगा, उसके बाद मैं तेरी बच्ची को अडॉप्ट कर लूंगा, ऐसे ऐसे मतलब पता नहीं क्या ही वो सब बोलने लग गए। सेथ रॉलिंस को आया गुस्सा, भाई बंदा सीधा रिंग में घुसता है, और सेथ रॉलिंस ने ये भी नहीं देखा कि ये बूढ़ा आदमी है, ये कोई एक प्रॉपर रेसलर नहीं है जिसके ऊपर मुझे थोड़ा सा रहम खाना चाहिए। या तो उन्होंने, या तो कैमरा एंगल बहुत अच्छा है, वो मतलब ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सीधे जाके ठोक दिया, लेकिन वो कैमरा वर्क वहां पे जिस तरीके से था, जिस तरीके से सेथ रॉलिंस ने वो एग्जीक्यूट किया उस पंच को, भाई बहुत मस्त लग रहा था कि पूरी जान से अपनी पूरी बॉडी झोंक दी उन्होंने पॉल हेमन की तरफ। और उसके बाद सेथ रॉलिंस भी गिर जाते हैं, सारी पुलिस आती है, उन्होंने अब हथकड़ियों में जकड़ लिया है, और उसके बाद अब वो सेथ रॉलिंस को लेके जाते हैं। और पॉल हेमन के चेहरे पर वो जो इविल स्माइल थी कि यही एग्जैक्टली वो सोच के आए थे, और वही एग्जैक्टली उन्होंने सेथ रॉलिंस के साथ, जो कि अपने आप को विजनरी आर्किटेक्ट कहता है, जो कहता है वो दिमागदार है, उसके साथ ये कांड कर दिया है पॉल हेमन ने। तो भाई मस्त लगा है ये वो पॉल हेमन है। अगेन जैसे मैंने बोला अभी इस प्रोमो की स्टार्टिंग में ही कि ऐसे पॉल हेमन को हम जानते हैं, और ऐसे ही काम पॉल हेमन को आगे भी करने चाहिए। और अब इंतजार है उस मौके का जब इस वाली स्टोरी लाइन में इंट्रोडक्शन होगा ब्रॉन ब्रेकर का। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर, ये एमआई वाली चीज़ों में से टैग टीम मैच था, लारा वाल्किरिया बेली अगेंस्ट काबुकी वॉरियर्स। मैच वो जीत गए, उसके बाद उन्होंने चैलेंज कर दिया कि भैया अब हमको नेक्स्ट जो है विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट आता है, और भाई आज आ चुके
चुके हैं WWE रॉ में स्पीड। पेंटा और स्पीड का सेगमेंट था और पेंटा से वो पूछ रहे कि भैया वॉक कैसे करनी है, और स्पीड के रिएक्शन भाई क्या मस्त लगते हैं। उसके बाद फिर ड्रैगन ली भी वहाँ पे आते हुए कहता है अच्छा तू ड्रैगन है, हाँ मैं ड्रैगन हूँ भाई, मैं डॉग हूँ ऐसा करके स्पीड ने बोला, क्योंकि आपको पता है वो जो है कुत्ते की तरह भौंकने वाली चीज़ बड़ी मस्त करते हैं। उसके बाद फिर एक और सेगमेंट था स्पीड का जहाँ पे वो एडम पियर्स के साथ होता है। एडम पियर्स पूछते हैं और भाई कैसी चल रही है तो भाई रोड टू रेसलमेनिया, कैसा एंजॉय कर रहे हो। ये बात सुन के मुझे लगा भाई हमसे भी पूछ लो कि हमें कैसा लग रहा है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, वो कहते हैं हाँ भाई मजा आ रहा है, ब्रॉक लेसनर, ऐसा स्पीड ने बोला, ब्रॉक लेसनर है, रोमन रेंस है, सीएम पंक है, उतने में डैन हाउजन अपना नाम भी ले लेता है। तो स्पीड कहता है भाई ये बंदा कौन है, और स्पीड का और डैन हाउजन का ये जो इंटरेक्शन है मुझे नहीं पता था कि ये मेरे बिंगो लिस्ट में है, लेकिन वैसा आज हमने मंडे नाइट रॉ में देखा। उसके बाद वो कहता है कि भाई तेरे सिर्फ 180 फॉलोवर हैं और तू इतना फेमस कैसे है। वो कहता है 180 नहीं 180 मिलियन। तो उसके बाद कहता है कि चल अपना पासवर्ड दे दे, हम अपना जो है आई शो स्पीड हाउजन बनाएंगे, उसके बाद जो रेवेन्यू वो स्प्लिट कर लेंगे। उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद उन्होंने जो है उनको कर्स कर दिया, उन्हें श्रापित कर दिया। स्पीड कहते हैं भाई मेरे साथ क्या हो गया, और क्या बोल रहा है क्या बंदा है, स्पीड को कुछ भी समझ में नहीं आया। तो अभी नेक्स्ट स्पीड को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि अब उन्हें श्राप मिला है, तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ तो करने वाले हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आता है मैच डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस पेंटा के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। मस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंट्रेंस कर रहे थे डोमिनिक, लेकिन गर्लफ्रेंड को बजा दिया, लिव मॉर्गन को बजा दिया स्टेफनी वकैर ने, और उसके बाद जाके गोरिल्ला पोजीशन पे बहुत ज़्यादा लड़ाई भी कर रहे थे। एक चीज़ मैंने शायद नोटिस करी, वहाँ पे जो जेसिका रेफरी है उनको शायद लग नहीं रहा था कि वो इतना विजिबली दिख रही है, लेकिन वो हंसती भी नजर आ रही थी वहाँ पे उस ब्रॉल को रोकने के लिए। तो ये छोटी मोटी चीज़ें कभी कभी स्पॉट हो जाती है। अब इसके बाद मैच शुरू होता है, लेकिन मैच में कहानी यही है कि इस मैच में फिन बैलर आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिस्ट्रैक्शन हो गई और पेंटा ने इस मैच को जीत लिया। और पिटाई देखो यहाँ पे फिन बैलर डोमिनिक मिस्टीरियो की तो नहीं कर पाए, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने जेडी मैकडोना को बजाया है। तो अब ऑल आउट जा चुके हैं बिल्कुल फिन बैलर ये डोमिनिक मिस्टीरियो के अगेंस्ट में। शायद ये इसको 3 वे भी बना सकते हैं, लेकिन आई थिंक सिंगल्स मैच करना ही सही है, क्योंकि 3 वे करके फिर यहाँ पे ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को ऐड कर सकते हैं। बट लेट्स सी क्या WWE ऐसा करेगी। वैसे अगर पेंटा को जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, अगर उनको अच्छा मैच नहीं मिला तो फिर शायद WWE उनको इस वाली फ्यूड में डाल सकती है, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात फिर होनी नहीं चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बैक स्टेज से सीएम पंक होते हैं गोरिल्ला पे ही, और वहाँ पे होते हैं जिमी ऊसो, जो कि कहते हैं बी केयरफुल, मेरा जो भैया है ना वो इस समय वॉर पाथ पे निकला हुआ है। मतलब पहले ही उन्होंने एक वार्निंग दे दी सीएम पंक को, और ये जे ऊसो के बारे में थी, ये रोमन रेंस के बारे में नहीं थी, ये जे ऊसो के बारे में थी कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पे देखो ये जिमी ऊसो ने वार्निंग दी है सीएम पंक को। अब मैं वार्निंग तो नहीं दूंगा, लेकिन सही बताऊं तो पिछले 5-6 सालों में जो भी मैंने हेल्थ इश्यूज फेस किए हैं अलग अलग चीज़ों को लेके, वो हर तरीके से था। अगर आप देख रहे हो इतने टाइम से, एक चीज़ मुझे समझ में आ गई है कि हेल्थ भाई सही होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जब आपकी हेल्थ गड़बड़ हो जाती है ना तब आपको रियलाइज होता है कि कितना प्रिविलेज हो एक तरीके से, जब आप एकदम हेल्दी फील कर रहे हो, आपका मूड, माहौल, आपकी बॉडी, आपके सब कुछ ठीक है। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए, और अगर ठीक है तो ऐसी मेंटेन करने के लिए आपकी डाइट में होना चाहिए प्रोटीन और होनी चाहिए रेगुलर एक्सरसाइज। ये सिर्फ आप ऐसे ब्रांड इंटीग्रेशन के लिए मत मानना इसको, लेजिट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपका हार्ट रेट 1 घंटे के लिए फास्ट होता है, आपकी डाइट सही होती है, आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छा होता है, तो आपको लाइफ ही का नज़रिया ही पूरा अलग दिखने लगता है। एक बार मेरे कहने से अगर आप ये करोगे ना सिर्फ आने वाले 1-2 महीने के लिए भी, तो एक ऐसा रूटीन होगा जिसको आप जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़ सकते। तो नेचुरलिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में ही मिल जाएगा। अभी उन्होंने ये येस प्रोटीन करके भी लॉन्च किया, ईस्ट प्रोटीन, जिसको मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। बाकी आप मेरे से पूछते हो कि अलग अलग प्रोटीन है हम कौन सा लें, तो भाई आपकी बजट में जो भी आ रहा है आप उसको ले सकते हो। प्लांट प्रोटीन के लिए जा सकते हो, वे आइसोलेट के लिए जा सकते हो, आइसो बूस्ट के लिए जा सकते हो, या फिर आप एक एक करके सारे ट्राई कर सकते हो, आपको सबसे बेटर जो है वो कौन सा सूट कर रहा है। बाकी आर मंथ वाला कोड यूज़ करके आपको प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो ये मेरी आपके लिए एक वार्निंग नहीं है, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो कि वार्निंग की तरह भी हो सकती है अगर हेल्थ पे अच्छी तरीके से ध्यान ना दिया जाए। तो अब इसके बाद क्या होता है, सीएम पंक आते हैं रिंग में और कहते हैं कि तुमने सुना जिमी ऊसो ने क्या बोला। वो कहते हैं कि जे ऊसो के बारे में उसने बोला कि वॉर पाथ पे है, और भैया ये रोमन रेंस के आदमी है, ये खुद के दम पे कुछ नहीं कर सकता। फिर वो सेम ऊसोस के बारे में बोलते हैं कि ये फैमिली ही खुद के दम पे कुछ नहीं कर सकती, और कहते हैं कि रोमन रेंस ने बोला था कि फैमिली के बारे में बोलेगा तो मेरी फैमिली के सारे बंदे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, और भाई कितने समोअन मेरे पीछे पड़े। कहते हैं बिग फैट जीरो, कोई भी बंदा मेरे पीछे नहीं पड़ा। और कहता है कि इस बिजनेस के अंदर हम जो ऐसी ऑफुल चीजें बोलते हैं, लेकिन क्या हम सिर्फ शब्दों में ही बात करने वाले हैं, क्या यहाँ पे एक्शन कुछ नहीं होने वाला। रोमन रेंस ने मुझे लास्ट वीक ऐसी चीज बोली जिससे मेरा मत्था खराब हुआ, और उसने मुझे बोला ओल्ड। और इसके बाद ना सीएम पंक क्राउड से पूछते हैं कि क्या मैं ओल्ड हूं, और फनी चीज वहां पे ये हुई कि लोगों ने येस वाले जो डैन ब्रायन का चैंट है वो भी किया। मतलब सबने नहीं किया, लेकिन वहां पे आई थिंक मुझे लग रहा था कि मेजोरिटी में जो लोग हैं वो येस चैंट कर रहे थे। कहते हैं येस आई एम ओल्ड,
लेकिन मैं अशेम्ड नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ। और भाई मैं सही में बता रहा हूँ, सीएम पंक यार, अगर आपने रैप वगैरह कभी नहीं करी है तो आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साथ एक रैप में करियर भी जरूर बनाना। जिस तरीके से आप डिस करते हो, जिस तरीके से आप काउंटर लेके आते हो, भाई ये कुछ बहुत स्पेशल चीज़ है। अब क्योंकि रोमन रेंस ने ओल्ड बोला था सीएम पंक को, तो सीएम पंक कहते हैं कि देखो भैया मैं प्राउड फील करता हूं, तभी तो मैं अपने ये जो दाढ़ी है इसको, ये जो ग्रे हो रही है इसको कलर नहीं करता, इसको कवर नहीं करता, जस्ट लाइक रोमन रेंस डज। क्योंकि रोमन रेंस की भाई दाढ़ी सफेद है, वो बंदा दाढ़ी को जो है काली करके आता है। अब सोचो ये ओल्ड का क्या मस्त रिप्लाई था। मुझे तो लग रहा है सीएम पंक ने इसको ज्यादा सोचा भी नहीं होगा, बंदे के दिमाग में बातें ही पता नहीं इतनी आराम से आसानी से कहां से आ जाती है। कहते जितना मैं बूढ़ा होता हूं उतना मैं प्रेशर फील कर रहा हूं, और जितना मैं प्रेशर फील करता हूं मैं उतना निखर के आता हूं, मैं उतना बेटर हूं। एज इज जस्ट अ नंबर, एक बहुत ही बिल्कुल जेनरिक सी उन्होंने लाइन यहाँ पे बोली। और उसके बाद कहते हैं कि मैं ओल्ड तो हूं बट मैं इनसिक्योर नहीं हूं, मैं एक्नॉलेज मी ऐसे करके नहीं बोलता रोमन रेंस की तरह, मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। और फिर वो अपनी वही वाली अपने जो उनका कैच फ्रेज है बोलते हैं, इज इट अ ग्रेट टाइम टू बी अलाइव करके जो उनकी लाइन है। आज वो बॉस्टन में थे तो बॉस्टन का उन्होंने नाम लिया। रोमन रेंस को सीधा बोलते हैं कि भाई तू अंडर एस्टिमेट मुझे मत कर। कैसे रोमन रेंस अपनी बॉडी पे तेल वेल पोत के आता है उसका भी उन्होंने मेंशन यहाँ पे कर दिया। कहते हैं मैं तुझे जीटीएस लगाऊंगा मंडे मॉर्निंग को, जब तू उठेगा तो तू रियलाइज करेगा कि दी ओल्ड मैन ने तुझे यहाँ पे हराया है। और तुझे पता है किसने मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं किया था? गुंथर ने नहीं किया था, जे उसो ने नहीं किया था। जे उसो का नाम लेते जे उसो का म्यूजिक हिट हो जाता है, और जे उसो के म्यूजिक चलने में ही सीएम पंक भी वहां पे बहुत सारी बातें बोले जा रहे थे। अब सीएम पंक के सामने माइक लेके आते हैं जे उसो और कहते हैं कि भैया ये जो तेरी ओल्ड एस है ना अभी पिटने वाली है, और चल मैं अभी तुझे फोड़ता हूँ। और सीएम पंक ने बोला अच्छा रीमैच चाहिए, अपनी जो बेल्ट है उन्होंने वो नीचे गिरा दी। अब वो जो बेल्ट है वो उल्टी करके गिर गई, और मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि सीएम पंक ने अपने पैर से उस बेल्ट को ऐसे किया। मतलब एक तो हम जिस कल्चर से आते हैं उस वजह से भी, और वैसे भी आई थिंक वो तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि वो बेल्ट की जो है रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए, तो आप ऐसे पैर से उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद ये नहीं होना चाहिए था। बस ये मैं एक ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी इस बात से इतना भी ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, जिमी उसो आते हैं और जे उसो कहते हैं भैया क्या हो गया, तो सारी चीज़ें रेड ही नजर आ रही हैं, आज ही हम डिस्क्वालीफाई हुए हैं, और वो किस वजह से हुआ, वो इस वजह से हुआ। जे उसो कहते हैं मुझे उस मैच से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जे उसो को नहीं फर्क पड़ा है वो टैग टीम क्या है या वो टैग टीम उनका मैच क्या है। जिमी उसे कहते हैं कि ओटीसी के ऊपर इसको छोड़ दे वो सही रहेगा। तो जे उसो कहते हैं कि नहीं इसने फैमिली के बारे में बोला है, और रोमन रेंस कहाँ है, ऐसे करके जैसे ही उन्होंने बोला तभी रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। और एक चीज आप नोटिस करना यहाँ पे, जे उसो और रोमन रेंस का जो है कनेक्शन, और जो जिमी उसो और रोमन रेंस का कनेक्शन है, जो भी है इनके बीच में केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अलग है। तो वो आई थिंक इस वजह से भी है क्योंकि पूरा एक साल मिल चुका था जे उसो को उनके सिंगल्स रन के लिए, तो अभी भी स्टिल वो टैग टीम में है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों को सेपरेट दिखाने की कोशिश कर रही है, जो कि मैं बोलूंगा एक अच्छी डिटेल है। वैसे तो होने कुछ नहीं वाला जे उसो के साथ, बट स्टिल जो भी है एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई वो वाली स्टोरी लाइन को अभी भी वैसे ही फॉलो कर रही है, ऐसा नहीं कि वो उसको सब कुछ भूल चुके हैं। अब इसके बाद रोमन रेंस आते हैं और भाई सीरियस उनके एक्सप्रेशन है। आज बंदे ने बहुत टाइम के बाद व्हाइट वाली टी शर्ट पहनी थी, और लास्ट टाइम आई थिंक ये 2022 के टाइम पे थी जब उनका वो एक्नॉलेज मी वाला वो सब कुछ वो अपनी टी शर्ट के ऊपर लिखवा के आते थे। अब इसके बाद जैसे ही वो रिंग में आते हैं तो सबसे पहले वो बात कर रहे हैं जिमी उसो से, कहते हैं कि देखो लास्ट टाइम आई चेक तुम्हारा टैग टीम मैच हो चुका है, तो तुम्हें यहाँ पे होने की जरूरत नहीं। और वो जिमी उसो को बोलते हैं कि भैया अपने भैये को लेके जा, ऐसे करके उन्होंने बोला। मतलब जे उसो से वो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे। सीएम पंक बोलते हैं कि नहीं भाई इसको यहाँ पे रुकने की जरूरत है, ही नीड्स हेल्प। और जैसे ही ये बोला भाई जे उसो को आ गया गुस्सा, और थोड़ा लड़खड़ाते हुए ऐसे भागा जे उसो, और वो भागा लड़खड़ाते हुए, तो वो देखने में अच्छा ही लगा कि जैसे कि वो गिर जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। जे उसो ने मारा, फिर जिमी उसो भी चिपक जाते हैं, और फायदा उठा के मौके का, फायदा उठा के तो नहीं गुस्से में ही था रोमन रेंस ऑलरेडी, उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग थे आज, उन्होंने सीधा सुपरमैन पंच लगा दिया उसके बाद। और होता क्या है, सीएम पंक गिर गए, जिमी जे उसो वहां से जा रहे हैं, सारे सिक्योरिटी वाले बंदे, रोमन रेंस भी बाहर जा रहे हैं, और भाई जे उसो ने क्या चाबी भरी है रोमन रेंस में। मतलब अब तक तो ऐसा लग रहा था कि ये कुछ अलग है रोमन रेंस और जे उसो की, हट भाई निकल। लेकिन जे उसो अगर आज ना होता तो ये जो रोमन रेंस का अंदर से हरामीपन है 2020 वाला 2021 वाला, वो शायद चैनल नहीं होता, वो शायद बाहर निकल के नहीं आता है। वो जो चाबी भरी उसके बाद जे उसो ने कि भैया मार इसे, क्या कर रहा है तू। रोमन रेंस घूमते सीधा अंदर की तरफ, वो पहले बाहर निकल रहे थे, और उन्होंने स्पीयर हिट कर दिया है सीएम पंक को। और स्पीयर हिट करने के बाद
बाद भाई उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे, बाहर उन्होंने उनको फेंका है, रिंग पोस्ट के ऊपर उनको पटका है सिक्योरिटी वाले बंदे, और उसको सोचो रोमन रेंज बेबी फेस है, लेकिन अब रोमन रेंज साहब को ऐसा लगेगा कि ये तो वो हील वाला रोमन रेंज बन चुका है, और वही रोमन रेंज जिसको हम चाह रहे थे कि ये वाली स्टोरी लाइन में वो जल्दी से आए। सिक्योरिटी वाले बंदों को भी वो डराते हैं, और बिल्कुल शील्ड के स्टाइल में उन्होंने यहाँ पे एक पावर बॉम्ब भी हिट कर दिया। अगेन रोमन रेंज के एक्सप्रेशन वही सेम थे भाई, ये हील वाला मतलब मुझे नहीं लगता कि समर स्लैम में आने के बाद से ऐसा हमने रोमन रेंज को देखा, ना ही लास्ट ईयर के रेसलमेनिया के बिल्ड में देखा था, लेकिन इस बार रोमन रेंज शायद वो रोमन रेंज बन के आ गए हैं जो कि उनको चाहिए। उन्होंने उनको पावर बॉम्ब किया और उसके बाद पकड़ पकड़ के भी उनको बोल रहे होते हैं कि देख अब बता क्या बोलेगा, अब बता तू क्या बोलेगा, ऐसे करके वो सीएम पंक को भी बोलते हैं, और उसके बाद रोमन रेंज वहां से जाते हैं। लेकिन एक चीज सीएम पंक ने और करी जो कि बताता है कि भाई कैसे दोनों बंदे बिल्कुल ही पगला गए हैं। रोमन रेंज भी पागल हो गया भाई, वो अपने पुराने वाले वर्जन में जा चुका है, और सीएम पंक भी इतनी मार खाने के बाद बंदा हंस रहा है और कहता है मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं वो बंदा नहीं हूं जिसे हेल्प की जरूरत है। मतलब इतनी मार पिटाई खाने के बाद भी और रोमन रेंज के ऐसे एटीट्यूड के बाद भी सीएम पंक के चेहरे पर स्माइल थी। तो मुझे लगता है जो हमने पिछले हफ्ते कंप्लेन करी थी कि रोमन रेंज और सीएम पंक का बिल्ड वैसे नहीं गया जैसे होना चाहिए था उस हफ्ते, आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस पर बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। और आज की मंडे नाइट रॉ को मैं रेट करूंगा 4.25 स्टार, क्योंकि ये रॉ वैसी है जैसी रोड टू रेसलमेनिया में होनी चाहिए। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आरपंत वाला कोड यूज करके आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड हम लोग डेली बातें करते हैं। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।